नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास ह्यूमन राइट अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर, यानी कि जो मानव अधिकार हैं वो यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, या जिसको आप घोषणा पत्र कह लीजिए या संविधान कह लीजिए, उसमें इनको कैसे बताया गया है या उसके अंदर इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इस चार्टर ने दोस्तों ह्यूमन राइट का जो कंसेप्ट था उसको यूनिवर्सलाइज्ड या इंटरनेशनलाइज्ड कर दिया, यानी कि उसको फैला दिया ग्लोबली। हालांकि जो ह्यूमन राइट या मानव अधिकार का जो कंसेप्ट था वो बहुत से देशों में, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो या कुछ और देशों में भी वो आ चुका था इससे पहले, पर वो इंटरनेशनलाइज्ड या यूनिवर्सलाइज्ड नहीं हुआ था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर अगर हम ये कहें कि भाई ये जो ह्यूमन राइट का कंसेप्ट है ये कब यूनिवर्सलाइज्ड या इंटरनेशनलाइज्ड हुआ या फिर ये कब व्यापक रूप से फैला पूरी दुनिया में, तो हम कह सकते हैं कि उसमें यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो प्रथम है। इस चार्टर या घोषणा पत्र को ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है विदाउट बिल ऑफ राइट, यानी कि जिसमें फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट या बिल ऑफ राइट तो नहीं है। हालांकि इसमें जो ह्यूमन राइट्स को लेकर कुछ बातें कही गई हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ ये कहीं भी ह्यूमन राइट टर्म को डिफाइन नहीं करता है कि भाई ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोविज़न हैं इस चार्टर के अंडर वो उतनी स्पष्ट नहीं है और वो वेक है। और साथ ही ये चार्टर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको स्टेट पर लागू करने की या उनको फोर्स करके इम्प्लीमेंट करने की बात भी नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जो फाउंडर थे उनका मानना था कि स्टेट सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है या राज्य की जो प्रभुसत्ता है उसका जो कंसेप्ट है उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, बाकी चीज़ों को नीचे। हालांकि कई बार ये भी कहा गया कि भाई यूएन चार्टर की प्रोविज़न जो है बाइंडिंग है, और कुछ लोगों ने या जुडिशरी ने कुछ ने ऐसा भी कहा कि ये बाइंडिंग नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स को लेकर कौन कौन सी प्रोविजन जो थी वो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर डाली गई है। तो इसमें सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस का, जो कि 1945 में हुई थी, जिसमें कि जो डेलीगेट्स थे उनका कहना था कि भाई हमें इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट जो है वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर मेंशन करना चाहिए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हुआ, पर फिर भी जो मेंबर या डेलीगेट थे उनमें एक सहमति बन गई कि भाई हम क्या करेंगे, हम ह्यूमन राइट का जो कंसेप्ट है इसको यूनाइटेड नेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे और ये हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन की तरह है। अब नेक्स्ट बात करें हम यूएन चार्टर की, उसमें 7 बार ह्यूमन राइट्स वर्ड को मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले बात करें हम प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल में कहा गया है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि हम यूनाइटेड नेशन के लोग डिटर्मिन टू रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट, कि हम डिटर्मिंड है कि हम जो फंडामेंटल जो ह्यूमन राइट्स हैं उनमें अपना फेथ शो करते हैं इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका मान सम्मान और उनका जो महत्व है उसको हम रिगार्ड करते हैं इन इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, और इसको हम इक्वालिटी में देखते हैं, यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उन दोनों के राइट्स को हम समान समझते हैं। एंड ऑफ द नेशंस लार्ज एंड स्मॉल, और जो नेशन है या राष्ट्र है चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं। तो कुल मिलाकर प्रियम्बल के अंदर ये कहा गया है ह्यूमन राइट्स से लेकर कि भाई हम ह्यूमन राइट्स को रिगार्ड करते हैं, मेल और फीमेल की इक्वालिटी को रिगार्ड करते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम जो देश हैं उनको भी रिगार्ड देते हैं कि भाई आप में से कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 1, यहाँ की वर्ड ह्यूमन राइट का यूज़ किया गया है। इसमें कहा गया है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेना ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्व किया जाए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो और ह्यूमैनिटेरियन करेक्टर, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन करेक्टर की हो, एंड इन प्रमोटिंग एंड इनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स, और उसमें क्या आएगा, हम प्रमोट करें और बढ़ावा दें किस चीज़ के लिए, कि ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट दी जाए, उनका मान सम्मान किया जाए, एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीडम, और जो बेसिक जो हमारी फ्रीडम्स हैं उनके लिए भी, फॉर ऑल सभी के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन बिना भेदभाव के, चाहे वो रेस का हो, सेक्स का हो, लैंग्वेज का हो या रिलीजन का हो। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 13.2, जिसमें कि ये कहा गया है प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, यानी कि जो प्रमोट करेंगे हम इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस फील्ड में, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ के फील्ड में, एंड असिस्टिंग इन रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स
फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन। फिर वही बात कही गई है कि हम जो एक रियलाइजेशन है ह्यूमन राइट्स का, कि भाई ह्यूमन राइट्स आपके पास होते हैं और फंडामेंटल फ्रीडम आपके पास होती हैं, वो सभी के पास हैं, और उसमें किसी तरह का कोई डिस्टिंक्शन जो है वो रेस, सेक्स, लैंग्वेज या रिलीजन को लेके नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 55, जिसमें कि कहा गया है यूएन शैल प्रमोट हाई स्टैंडर्ड फॉर लिविंग, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है वो बढ़ावा देगी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, यानी कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठे, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार मिले, इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक सोशल हेल्थ या रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उनके सोल्यूशन किए जाएं, इंटरनेशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक या एजुकेशनल कोऑपरेशन हो, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, यानी कि एक वैश्विक स्तर पर क्या हो, रिस्पेक्ट हो, लोग इज्जत करें और जो अपने ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम हैं उनको फॉलो करें। फॉर ऑल, अगेन सभी के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव के। नेक्स्ट है आर्टिकल 56। अब इसमें कहा गया है कि ऑल मेंबर प्लेज देमसेल्फ टू टेक जॉइंट एंड सेपरेट एक्शन इन कोऑपरेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ पर्पस सेट फॉर्थ इन द आर्टिकल 55। तो इसमें कहा गया है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने आप में ये प्रण लेंगे कि भाई वो संयुक्त रूप से या सेपरेटली एक्शन लेंगे कि वो एक दूसरे से कोऑपरेशन करें विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर द अचीवमेंट ऑफ पर्पस सेट फॉर्थ इन द आर्टिकल 55, कि वो पर्पस जो कि आर्टिकल 55 जो कि अभी इससे पहले हमने पढ़ा है उसके अंदर जो बताए गए हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि 56 के अंडर वर्ड ह्यूमन राइट्स का यूज़ नहीं किया गया है, पर जो इसकी प्रोविज़न है वो इनडायरेक्टली रिलेट करती है आर्टिकल 55 से। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 62। इसमें कहा गया है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो है मे मेक रिकमेंडेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ कही गई है, पर यहाँ पर बदलाव सिर्फ इतना आया है कि यहाँ पर इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को कहा गया है कि भाई आप भी इस तरह की रिकमेंडेशन दोगे, सुझाव दोगे फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द ह्यूमन राइट, कि ह्यूमन राइट को कैसे प्रमोट करना है या उसकी कैसे एक जो इसका चलन लाना है समाज में, या उसकी जो फंडामेंटल फ्रीडम है वो किस तरह से सभी के लिए प्रोवाइड करवाई जाए। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 68। अगेन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल शैल सेट अप कमीशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड, कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो है वो कमीशन जो है नियुक्त करेगी इकोनॉमिक फील्ड में और सोशल फील्ड में, एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिससे कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानवाधिकार है, उनकी प्रमोशन भी हो, एंड सच अदर कमीशन, या फिर इस तरह के कुछ और कमीशन एज मे बी रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड हो सकते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर बात की गई है कि भाई आप कमीशन भी बना सकते हो जिससे कि आप ह्यूमन राइट जो हैं उनके लिए कुछ उस कमीशन के थ्रू कर सको। नेक्स्ट है आर्टिकल 76। इसमें कहा गया है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्टीशिप सिस्टम। अब यहाँ पर जो ह्यूमन राइट को लेकर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर डाल दी है इन्होंने, ट्रस्टीशिप सिस्टम, यानी आर्टिकल 1 के अंदर जैसे कि कहा गया है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के कि भाई उसका क्या पर्पज़ होगा, उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए ट्रस्टीशिप सिस्टम है वो इनकरेज करेगा, रिस्पेक्ट करेगा ह्यूमन राइट्स को, एंड फॉर द फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन। फिर वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि फंडामेंटल फ्रीडम है, ह्यूमन राइट है विदाउट डिस्टिंक्शन, एंड टू इनकरेज रिकग्निशन ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और जो इनकरेज करेगा, बढ़ावा देगा रिकग्निशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, की लोग जो हैं पूरी दुनिया के एक दूसरे पर निर्भर हों इन चीज़ों में, या उनका तालमेल बने, या इस तरह से चीज़ें जो है उनको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर या घोषणा पत्र जो था वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ थी, और इसने ह्यूमन राइट के बारे में बात तो की, पर पूरी तरह से उनको एलैबोरेट नहीं किया गया कि भाई ये क्या है, ये कैसे काम करेंगे, ये क्या हो सकते हैं, उनकी डेफिनेशन तक नहीं बताएगी। पर हाँ, एक जो एक्सेप्टेबिलिटी थी इस चार्टर के अंडर वो जरूर देखने को आपको मिलती है। और इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ट्रूमैन थे उनका एक सैन फ्रांसिस्को में एक स्टेटमेंट था जो कि यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है। इसमें उन्होंने कहा था दिस चार्टर इज डेडिकेटेड टू द अचीवमेंट एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, यानी कि ये चार्टर जो है वो समर्पित है उन अचीवमेंट या ऑब्जर्वेंस के लिए जो कि ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल फ्रीडम से रिलेटेड हो। जब तक हम इन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर लेते, फॉर ऑल मैन एंड वुमेन एवरीवेयर, सभी मेल और फीमेल के लिए जो कि कहीं भी हो सकते हैं इस दुनिया में, विदाउट रिगार्ड टू रेस, बिना ये देखे हुए कि उनकी रेस क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका रिलीजन क्या है, वन कैनॉट हैव परमानेंट पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड,
तब तक पूरा जो विश्व है उसमें परमानेंट पीस या सिक्योरिटी, शांति या एक सुरक्षा वो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए कि ये स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छी है कि भाई जब तक आप ह्यूमन राइट को रिगार्ड नहीं करोगे, जब तक फंडामेंटल फ्रीडम जो है, बेसिक जो आज़ादी है उसको रिगार्ड नहीं करोगे, और ये जब आप मैन और वुमेन को इक्वली नहीं दोगे, वो भी बिना किसी डिस्टिंक्शन के, तब तक पीस सिक्योरिटी जो है इस दुनिया में होने वाली नहीं है। अब ये स्टेटमेंट तो कह लीजिए आपकी आज से 65-70 साल पहले दी गई थी, परंतु अगर आज हम अपनी दुनिया को देखते हैं तो उसकी समस्याएं जो हैं शायद उससे अलग हो चुकी हैं, या उससे थोड़ा भिन्न होके वो बहुत ही विकराल रूप ले चुकी हैं, और इनको लेकर हम कितने कामयाब हो सकते हैं फ्यूचर में, ये आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।